नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं टीएस न्यूज़। बात होगी कतर की। वह समाचार तो आपने भी सुना है या पढ़ा ही होगा कि कतर की एक अदालत ने गुरुवार को यानी 26 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। कतर के खुफिया विभाग यानी खुफिया सेवा विभाग के जो अफसर थे, उन्होंने अगस्त 2022 में इन 8 लोगों को हिरासत में लिया था और तभी से ये हिरासत में हैं। भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी गिरफ्तारी से पहले अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे थे। इन्होंने क्या गुनाह किया है इसे खुलकर नहीं बतलाया गया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सभी पर जासूसी के आरोप लगे हैं। पहले जानते हैं कौन है सजा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक। मीडिया रिपोर्टों और सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर के कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। सभी जिस अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के लिए काम करते थे वह है तो निजी फर्म, लेकिन यह कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराती थी। कंपनी का मालिक रॉयल ओमानी एयरफोर्स का एक रिटायर्ड सदस्य है। इस निजी फर्म के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे पिछले साल नवंबर में रिहा कर दिया गया था। जैसा कि आपको बतलाया गया कि कतर सरकार ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। कहा गया है कि सुरक्षा से जुड़े होने के कारण कतर और भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन आज के युग में जानकारी छिपाना बहुत मुश्किल है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के आधार पर जो जानकारी मिली वह ये कि कतर के ऑफिसर्स ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर गुप्त क्षमताओं वाली कतर की एडवांस पनडुब्बियों की जानकारी इजराइल के साथ साझा करने का आरोप लगाया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। मामले में कतर ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की है। गिरफ्तारी के बाद से ही भारतीय अधिकारी पूर्व नौसैनिकों से मिलना चाहते थे, लेकिन कतर ने लंबे समय तक इन लोगों को राजनयिक मदद पहुंचाने के भारतीय आग्रह को तवज्जो नहीं दी। पहली बार 1 अक्टूबर 2023 को यानी कुछ दिन पहले कतर में भारतीय राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी। अब तक 1 महीने भी पूरे नहीं हुए कि सभी को मौत की सजा भी सुना दी गई। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि सजा याफ्ता भारतीय नौसैनिकों को लेकर सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है, यानी पूरी कोशिश हो रही है कि उन्हें कैसे बचाया जाए। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब पूरी जानकारी अभी तक उनके साथ साझा नहीं की गई है। उन्होंने कहा है, हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ कतर के अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि मामला बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए फिलहाल इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। एक चीज़ तो साफ है कि भारतीय जितनी उम्मीद कर रहे हैं, यानी यहाँ के लोग जितनी उम्मीद कर रहे हैं, भारत की सरकार कतर के खिलाफ उतनी सख्ती नहीं दिखा रही है। इसका एक कारण है। आपने देखा होगा कि किस तरह भाजपा की तेज तर्रार प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मामले में भी कतर ने भारत को आंखें दिखा दी थी। इनफैक्ट भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद कतर पहला देश था जिसने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। यह बात सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वह उकसावे में प्रतिक्रिया स्वरूप दिया था। यदि आप अपने धर्म के बारे में सच्ची बातें नहीं सुन सकते तो कोई दूसरा अपने धर्म के बारे में मिथ्या या अनर्गल बातें क्यों सुनेगा। इस मामले पर कतर ने तो भारतीय सरकार से माफी मांगने की बात कह दी थी। सिर्फ 25 लाख आबादी वाले इस देश की वजह से 150 करोड़ आबादी वाले देश की एक मजबूत सरकार और बड़ी राजनीतिक पार्टी का बैकफुट पर आ जाना समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। उस समय भी अच्छा नहीं लगा था और आज भी अच्छा नहीं लग रहा है। और लोग नुपुर शर्मा मामले में नरम पड़ने के लिए भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों को ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि जो कतर खुद दुनिया भर में आतंकवाद के पोषण के लिए फंडिंग करता है, उसके रवैये के कारण हमें बैकफुट पर जाने की क्या जरूरत। जी हाँ, ऐसे सैकड़ों रिपोर्ट्स और अनुसंधान हैं जिससे साबित होता है कि कतर इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने वाला देश है। कतर की सोच वही है जो इस्लामिक आतंकवादियों की होती है, पूरी दुनिया में हरियाली। कतर की जमीन से न सिर्फ धार्मिक कटुता बढ़ाने बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद के विस्तार के लिए पैसा मुहैया कराया जा रहा है। एक पॉलिसी रिसर्च समूह की रिपोर्ट का दावा है कि कतर स्थित कई संगठन इस्लामिक कट्टरपंथी स्कूलों के जरिए भारत जैसे बहुधार्मिक देश में आपसी मतभेदों, संदेह को गहरा करने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। जाति और वर्ण के नाम पर हिंदुओं को बांटकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश हो रही है। वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने के मकसद से कई देशों में मस्जिद, मदरसों के निर्माण व मुस्लिमों को शिक्षा, रोजगार के समान अवसर की आड़ में करोड़ों डॉलर दिए जा रहे हैं। लंदन के लेखक जेम्स डगलस क्रिक्टन ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारत समेत विश्व भर में कट्टरपंथ बढ़ाने के पीछे शेख ईद बिन मोहम्मद अल थानी का बड़ा हाथ है। ईद चैरिटी के नाम से मशहूर इस संगठन के संस्थापक सदस्य अब्द अल रहमान अल नुएमी को अमेरिका ने 2013 में विशेष नाम के वैश्विक आतंकी घोषित किया था। उस पर सीरिया, यमन, इराक व सोमालिया में अल कायदा व सहयोगी गुटों को वित्तीय सहायता के आरोप लगे थे। कतर अलग अलग रूप से हमास, अल कायदा, हिजबुल्ला, इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठनों का वित्त पोषण कर रहा है। उन तक शेल कंपनियों की आड़ में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। ईद चैरिटी के लीक दस्तावेज में भारत में केरल समेत कई जगह 8 सलाफी समूहों को भवन निर्माण, मस्जिदों की मरम्मत और पानी के पंप लगाने के बहाने कतर से बड़ी रकम पहुंचाने का खुलासा हुआ है। कतर पूरी दुनिया में अपने आतंकवादी समर्थक रवैये को लेकर बदनाम रहा है। ये ऐसा मुस्लिम देश है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के लगभग सभी आतंकी समूहों को धन मुहैया कराता है। ये दूसरे मुस्लिम देशों की तरह आतंकवादी समूहों में शिया या सुन्नी को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। कतर से धन पाने की एकमात्र योग्यता मुस्लिम होना है और आतंकवादी कार्यों में शामिल होना है। इजराइल और कतर कट्टर दुश्मन हैं, इसलिए कतर आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्ला का समर्थन करता है और उन्हें धन मुहैया कराता है। कहा जाता है कि कतर पूरी दुनिया में आतंकी समूहों को धन मुहैया कराने वाला सबसे बड़ा फाइनेंसर है। कतर आतंकी समूहों को इसलिए धन मुहैया कराता है ताकि वो खुद को पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा आका घोषित कर सके। कतर की सऊदी अरब के साथ पुरानी दुश्मनी है। सऊदी अरब को पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों में सबसे मजबूत माना जाता है और कतर को इसी बात से दिक्कत है। पूरी दुनिया के अन्य देश जानते हैं कि कतर आतंकी समूहों का हितैषी है। इसके बावजूद कोई भी देश कतर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता या खुलकर नहीं बोलता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कतर की भौगोलिक स्थिति और उसके ज़मीन के नीचे अरबों खरबों रुपए के दबे गैस। कतर आकार में काफ़ी छोटा देश है, लेकिन इसके विदेशी मुद्रा का भंडार 64.56 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का है। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। कतर इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करता रहता है। कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस भी है और अमेरिका चाह कर भी कतर का विरोध नहीं कर पाता। तो यह है कतर का पूरा हिसाब किताब। अब हम लोगों की नज़र हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर है कि वो कैसे मामले को हैंडल करते हैं। एस जयशंकर को कूटनीति का मास्टर माना जाता है, तो देखना है भारत अपने पूर्व सैनिकों को कतर जैसे कट्टर मुल्क के पंजे से कैसे छुड़ा कर लाता है। मिलेंगे एक अन्य टॉपिक के साथ। चैनल बहुत नया है तो आप लोगों से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।